नमस्कार साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित ERT पर। मैं पिछले वीडियो से कंटिन्यू करता हुआ आज टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखना चाहूँगा। टॉपिक था मूल अधिकार और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। आइए एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं उसी को। तो बात चल रही थी फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों की। मैंने टॉपिक का बेसिक आइडिया जितना होना चाहिए था वो आपको प्रोवाइड करवाया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स का कहीं न कहीं हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि इनकी संख्या कितनी है, तो ये थोड़ा सा वॉचफुल होकर के देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मूल संविधान में संख्या थी 7। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके बाद जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब आता है तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया जाता है और अब हमारे पास संपत्ति का अधिकार, अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रहता है। यानी कि सीधी सी बात है कि फंडामेंटल राइट हैं 7-1 6 वर्तमान में। याद रखिएगा, संविधान संशोधन नंबर और वर्तमान में इनकी संख्या, कौन सा हटाया गया और कौन से भाग में जो है वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आऊँगा। फिर हमने एक कोड क्रिएट किया था जो हमें फंडामेंटल राइट्स के कीवर्ड्स का आइडिया देता है कि ये एक बेसिक पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इससे संबंधित डाउट्स जो हैं वो सबके ही क्लियर होने चाहिए। और ये इनको जो है वो USA दुनिया के सुपर पावर से ही लिया गया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है। तो इसमें मैंने आपको जो शब्द डाउट है वो पूरा पढ़ाया था। उसके बाद में मैं एक बार फिर रिकॉल करवाता हूँ। डाउट्स क्लियर करो, डाउट्स क्लियर करो, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के नहीं सॉरी का, क्योंकि यहाँ हमें ए वर्ड का जिक्र करना है थोड़ा किसी आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल्स के ग्रुप को लेकर के। तो यहाँ याद रखिएगा कि डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। डाउट शब्द को एक बार रिकॉल करवाता हूँ। तो ये हमें आर्टिकल 15 से 19 के कीवर्ड को देता है। डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन है तो आर्टिकल 15 उठा लीजिएगा, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, यानी इक्वल रहेगा हर एक व्यक्ति। ये नहीं होगा कि अगर इसका लिंग फीमेल है या मेल है या फिर
लो कास्टेड है, हाई कास्टेड है, तो इसके साथ कोई किसी प्रकार की इनइक्वलिटी या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जाए, ये बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में आर्टिकल 16 जो है उसका कीवर्ड है अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। उसके बाद आर्टिकल 17 के लिए कीवर्ड है अनटचेबिलिटी। ये हमें ये बताएगा कि आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है, अब कोई भी लो कास्टेड पीपल यानी निम्न जाति या निम्न तबके का कोई भी आदमी अब अनटचेबल नहीं है, यानी जो अस्पृश्यता है उसका अंत किया गया था। फिर हमने देखा था कि इंग्लिश भाषा के नियमों के अनुसार ग्रामेटिकल रूल पर यदि फोकस करें तो बी साइलेंट है, तो बी को एक बार मिस कर दें। टी पर जाएं, टाइटल, यानी आर्टिकल 18 हमें उपाधियों का अंत बताएगा। फिर एस फॉर स्वतंत्रता, इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था आर्टिकल 19 में। तो ये रिकॉल है। आगे बढ़ेंगे, मैं अगला शब्द लेना चाहूँगा क्लियर। देखिए वही 4 आर्टिकल शब्द क्लियर बताएगा, थोड़ा ध्यान कंसंट्रेट करें। आर्टिकल 20 से 24, यानी जो शब्द क्लियर है वो आर्टिकल 20 से 24 के लिए कीवर्ड देगा। सबसे पहले आर्टिकल के नंबर की बात करूं तो 20 आएगा और क्लियर में सी आएगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जब एक्यूज़ किया जाता है, यानी उस पर कोई आरोप लगाया जाता है, तो उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है प्रोटेक्शन का। किसके लिए? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सी फॉर है कन्विक्शन। ध्यान रखिएगा, कन्विक्शन का मतलब है दोष सिद्धि। दोष सिद्धि अर्थात जब उस पर लगाया गया आरोप सिद्ध किया जाता है तो उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो कैसे न कैसे करके जो कोर्ट द्वारा 6 प्रकार की जो रिट जारी की जाती हैं, 5+1, जिनमें 5 रहेंगी सुप्रीम कोर्ट की और 1 रहेगी हाई कोर्ट की। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि के खिलाफ सुरक्षा या रक्षा का अधिकार है आर्टिकल 20 में। फिर क्लियर शब्द के अगले लेटर यदि लाइफ की मैं बात एल की बात करूं तो ये मुझे कीवर्ड देगा लाइफ, और आर्टिकल 1 बढ़कर हो जाएगा आर्टिकल 21। यानी आर्टिकल 21 हमें देता है सर जीने का अधिकार, राइट टू लिव। राइट टू लिव, इसका क्या मतलब है? लिव या लाइफ एक ही बात है, सेंस एक ही जाता है। इसका ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है उसे जीने का अधिकार है। इस जीने के अधिकार का यहाँ मतलब है कि वो ऐसे संसाधन जुटा सकता है या फिर ऐसा कोई भी काम कर सकता है जो उसके जीवन बसर को प्रभावित करे, यानी जीने का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, ये कहानी भी आएगी, चाहे कोई व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करे या फिर उसे पूरा अधिकार है अपने जीवन के संरक्षण का, यानी राइट टू लिव का। उसके बाद आर्टिकल 21 से 1 बढ़ करके हो जाता है आर्टिकल 22 सर, और इधर CLE पर हम लोग आर्टिकल 21A, उससे पहले ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये है LE का मतलब यहाँ होगा एजुकेशन से। तो एजुकेशन का ये है कि हर एक व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा पाने का अधिकार है
खासकर जो बच्चा 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बीच में है। तो ये अधिकार कहीं न कहीं बात करता है लिटरेसी की, साक्षरता की। 21A, उसके बाद आर्टिकल 22 आ जाता है और इधर वर्ड बढ़ करके चला जाता है CLEA पर। एक का मतलब है अरेस्टिंग से, गिरफ्त में लेने से, और एक शब्द यहाँ होगा डिटेन करने से। सबसे पहले हमें समझना होगा इन दोनों शब्दों के अर्थ को, क्योंकि डिटेंशन और अरेस्ट सेंस एक ही देंगे लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत बड़ा है। अरेस्टिंग का मतलब है अगर कोई व्यक्ति क्राइम को कमिट कर देता है यानी वारदात को अंजाम दे देता है तो उसके बाद उसको गिरफ्तार करना। डिटेंशन का मतलब है क्राइम ना करे इसके लिए उसे कुछ दिनों के लिए हिरासत में लिया जाएगा या पहले ही डिटेन कर लिया जाएगा। तो ये अंतर समझना ज़रूरी था, क्योंकि आर्टिकल 22 जो है वो इसी बात का उल्लेख करता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 थोड़ा सा और क्लियर करें तो यूँ लिखेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्टिंग। प्रॉपर्ली आप लिख लें इसको। उसके बाद क्लियर का जो शब्द आर है उसका थोड़ा सा अलग फंडा रहेगा, जैसे डाउट शब्द के एस का रहा था। आर हमें दो आर्टिकल का कीवर्ड देने में मदद करेगा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये आर्टिकल हमें बताएंगे हमारे संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है उसको। शोषण का यहाँ मतलब होगा दमन से, उत्पीड़न से। एक्सप्लॉयटेशन यानी अगर कोई बच्चा जो 6 से 14 साल के बीच में है उसको कहीं इंडस्ट्रीज़ में, समझिएगा इसे रटना मत, उसको कहीं यदि इंडस्ट्रीज़ में या फिर किसी टी स्टॉल पर, इन सब पर चाइल्ड लेबर का शिकार होना पड़ता है और कहीं न कहीं यदि ये उसकी उन्नति में बाधक होते हैं, जो चाइल्ड लेबर है वो यदि उसकी उन्नति में बाधक होता है तो उस बच्चे को आर्टिकल 23 के अनुसार पूरा अधिकार होगा कि वो न्यायालय का शरण ले सके और उसका जो शोषण या दमन उत्पीड़न हो रहा है उसको न्याय में कन्वर्ट कर सके। यानी शोषण का अधिकार है कि इच्छा के विरुद्ध दमन करना या कोई काम करवाना, जैसे बाल श्रम। इसी प्रकार आर्टिकल 24 जो है वो भी इसी ही बात का उल्लेख करता है कि राइट टू गोइंग अगेंस्ट ट्रैफिकिंग लेबर। यदि किसी व्यक्ति का बलात्श्रम, फोर्सफुली उसको कहीं श्रम के लिए ओप्रेस्ड किया जाता है तो वो व्यक्ति भी न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी कुल मिलाकर हमें ये याद रखना है, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। एक बार फिर रिकॉल करवाना चाहूँगा, क्लियर का हमने सी शब्द पहले उठाया था जिसका मतलब था दोष सिद्धि। तो हर एक व्यक्ति को आर्टिकल 20 के अनुसार इस बात के लिए, इस तथ्य से प्रोटेक्शन यानी रक्षा पाने का पूरा अधिकार है कि उस पर कोई दोष सिद्ध कर रहा हो। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 रिट जारी करता है उनकी सहायता ले सकेगा, प्लस 1 रिट हाई कोर्ट की। यानी 5 रिट तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, प्लस 1 जो रिट है वो 5 + 1 = 6, ये 6 रिट हाई कोर्ट जारी करता है। आर्टिकल 21 हमें क्लियर के लेटर एल यानी राइट टू लिव से मिलेगा।
आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 22 गिरफ्त या हिरासत में लेने से रक्षा पाने का अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। उसके बाद मैं एक बार फिर रिवाइज करवाना चाहूँगा वो हमारा कोड डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स का। तो अब देखिए, करो शब्द को हमने कोड को थोड़ा सुटेबल करने के लिए यूं ही जोड़ा था। अब हमें ध्यान रखना है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वर्ड दोनों पर, इंस्टीट्यूशंस इन दोनों शब्द पर। ये हमें ज्ञान करवाएंगे आर्टिकल 25 से 30 का, 25 to 30, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो 6 आर्टिकल हैं वो हमें मिलेंगे इन दोनों शब्दों से मिला करके। कैसे मिलेंगे वो देखना। जो रिलीजियस शब्द है वो हमें कोड देगा पहले 3 के लिए, यानी आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27। ठीक है जी, रटना मत। फिर जो इंस्टीट्यूशन शब्द है वो हमें कोड देगा अगले 3 का। इस प्रकार से टोटल 6 होंगे 25 से 30, और ये होगा आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। देखिए समझिएगा, आर्टिकल 25 जो है वो धार्मिक की स्वतंत्रता की जानकारी देगा। अब धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? इसका मतलब है कि हमारे भारत में क्या होता है, व्यक्ति चाहे तो अपने धर्म को चेंज कर सकता है। चेंज द रिलीजन, चेंज द रिलीजन, आर्टिकल 25 का कंटेंट बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा वो किसी भी धर्म को जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है, यानी मान सकता है। प्रैक्टिस एनी रिलीजन, एनी रिलीजन। इसके अलावा उसकी व्यापकता, यानी उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उसके जो आइडल्स हैं उनको भी मानने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में। कीवर्ड ध्यान रखिएगा, एडोप्शन ऑफ एनी रिलीजन, एडोप्शन ऑफ एनी रिलीजन, सॉरी एनी रिलीजन, यानी किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता या अपनाने की स्वतंत्रता। प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल 25। अब देखिएगा आर्टिकल 26 क्या कहता है। ये भी धर्म से ही जुड़ा हुआ होगा। ये कहेगा कि अगर कोई धार्मिक मसला होता है, धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी मसला, रिलीजियस अफेयर जिसको बोलते हैं, तो उस धार्मिक मसले को सुलझाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर या किसी भी धर्म के अनुयायी एक परिषद का गठन कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है, कीवर्ड ध्यान में रखना है रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मसला, आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 क्या कहेगा? ये भी रिलीजन से ही लिंक होगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि आर्टिकल 25, 26 और 27 ये तीनों के तीनों आर्टिकल क्या करेंगे, रिलीजन शब्द से कीवर्ड देंगे किसी न किसी प्रकार। तो आर्टिकल 27 हमें बताएगा कि नो टैक्स ऑन रिलीजन, नो टैक्स ऑन रिलीजियन, धार्मिक करों के बारे में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कर नहीं होगा। ये थे 3 आर्टिकल 25, 26 और 27। अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। ये कहीं न कहीं
धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए होंगे। पहला होगा किसी भी धर्म को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी व्यापकता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगला है 26 रिलीजियस अफेयर्स से जुड़ा हुआ, और आर्टिकल 27 है नो टैक्स ऑन रिलीजन। इसी श्रृंखला में यदि आगे हम जाएं तो एक होगा आर्टिकल 28, फिर है आर्टिकल 29 और फिर है आर्टिकल 30। ये हमें कीवर्ड इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले थे, मैंने आपको पहले बताया था। तो आर्टिकल 28 ये कहता है कि किसी शैक्षणिक संस्थान में क्या धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। शैक्षणिक संस्थान में धर्म की शिक्षा, इंग्लिश भाषा में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूं तो आर्टिकल 25 कहेगा, आर्टिकल 28 कहेगा कि एजुकेशन ऑफ रिलीजन या फिर रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो इंस्टीट्यूट मैंने बताया था कीवर्ड है, तो आर्टिकल 28 आ गया। तो ये क्या कहता है कि धर्म की शिक्षा दे सकते हो या नहीं, तो ये कहता है यस, हाँ दे सकते हैं। लेकिन कब? जब ये आपका ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये किसी ट्रस्ट के द्वारा बना हुआ हो जो टोटली धर्म को ही समर्पित हो, यानी रिलीजियस ट्रस्ट, धार्मिक न्यास, OUS, हाँ, कोई धार्मिक न्यास यानी रिलीजन ट्रस्ट यदि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनाएगा तो वहाँ आप रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हो। यानी जैसे आपका मदरसा है या फिर कोई और मान लीजिए जो पर्टिकुलर एक धर्म के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हों, तो वहाँ आप रिलीजन की एजुकेशन दे सकते हो। उसके बाद में आर्टिकल 29 और 30 बड़ा कन्फ्यूज़न करता है अक्सर हमें। इसके लिए एक छोटा सा मैं कॉमन सेंस लगाने की बात कहूँगा। 29 और 30 देखिए, ये बताएगा जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो माइनर लोग हैं, माइनॉरिटीज़, उनकी एजुकेशन के बारे में। तो ये हमें बताएगा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो देश के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं। यानी एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़ देश के किसी भी कोने में ली जा सकती है आर्टिकल 29 के तहत। फिर है आर्टिकल 30, ये बताएगा कि क्या कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति भी, यानी ए पर्सन ऑफ माइनॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, पर्सन ऑफ माइनॉरिटी, वो क्या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टेबलाइज कर सकता है। तो आर्टिकल 30 कहता है हाँ, कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का लोग, जैसे मुसलमान है या फिर सिख हैं, जो संख्या में कम हैं, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं आर्टिकल 30 के अनुरूप। तो यहाँ कन्फ्यूजिंग वाली बात ये है, दोनों ही आर्टिकल माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन से संबंधित हैं। एक है उनको एजुकेशन देने से और एक है उनके द्वारा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कंडक्ट करवाने से। तो कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है हमें, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बाय माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समुदायों के द्वारा धार्मिक संस्थानों की नींव रखना या उनको कंडक्ट करना किस आर्टिकल में लिखा है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 29 करें कि 30 करें।
तो इसका एक छोटा सा तरीका याद रखना, वो तरीका है कि कोई भी व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है तब ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकता है। इसका मतलब माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए सबसे पहले एजुकेशन खुद को जो है वो लेनी पड़ेगी। इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है कि 29 अगर पहले आता है इसका मतलब माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ हम करेंगे एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़। भारत के किसी भी कोने में किसी भी इंस्टीट्यूट में वो अलाउ होंगे। फिर 30 एक बच गया तो वो तो अपने आप ही याद रहेगा कि हाँ, अब अगर वो शिक्षित है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करने से मेरा यहाँ मतलब है उसको चला सकता है या स्टेबलाइजमेंट कर सकता है, उसकी स्थापना कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे कोड पर एक बार फिर जाना चाहूँगा, और कोड था डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। डाउट्स DOUBTS बिल्कुल सही है, डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। यहाँ हमने रिलीजन से संबंधित देख लिया, रिलीजन इंस्टीट्यूट्स का इंस्टीट्यूट्स का, हाँ, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स का। अब इंस्टीट्यूशंस के बाद में मैं चला जाना चाहूँगा शब्द का पर। आर्टिकल 35 की जानकारी हमें मिलेगी, 35A, 35B और 35C। इनकी जानकारी देगा हमें ये A। इस A का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस से, यानी संविधान के आर्टिकल 35A, 35B और 35C इम्पोर्टेंट हैं तीनों के तीनों। क्या बताएंगे वो बताता हूँ अभी। देखिए 35A ये बताता है कि भारत का ऐसा कोई प्रांत या ऐसा कोई स्टेट जहां हमने आर्म्ड फोर्सेस यानी सैन्य बल लगा रखे हैं, आर्म्ड फोर्सेस, उनको यदि हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है या इन्फोर्स कर रखा है, लागू कर रखा है, तो उस रीजन को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो आम नागरिकों को नहीं होंगे, यानी कुछ स्पेशल राइट्स ये बताता है आर्टिकल 35A। जैसे जम्मू कश्मीर का मैं यहाँ एग्जाम्पल देके और क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ क्या है, ये बॉर्डर टेरिटरी है इंडिया की, यानी दूसरी कंट्री के साथ भी जो है वो सीमा का साझा करती है। इसके अलावा यहाँ हमने जो है वो सैन्य बल या आर्म्ड फोर्सेस जिनको बोलते हैं वो इन्फोर्स कर रखी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं कंपेयर जो अदर इंडिया के जो सिटीज़न हैं उनके बजाय। 35B भी साहब इसी ए से यानी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड होगा। ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि जब वहाँ आर्म्ड फोर्सेस इमरजेंसी में लागू कर दी जाती है तो ये जो स्पेशल राइट हमने दिए हैं उन लोगों को, वो डिसाइड किए जाएंगे उन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। फिर 35C भी क्या है, इसी आर्म्ड फोर्स वर्ड से जुड़ा हुआ है। तो 35C ये बताएगा कि ये जो स्पेशल राइट्स हैं इनको लीगल और इलीगल ठहराने का या इन पर किसी प्रकार का कोई कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। और जैसा आप सबको पता है पार्लियामेंट सर्वोपरि है, तो ये अधिकार जाएगा इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद के पास। 35C आर्म्ड फोर्सेस वाले इलाकों में कोई स्पेशल राइट से रिलेटेड यदि कोई कानून
कोई बिल, विधेयक, कानून अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वो अधिकार होगा भारत की संसद के पास। ये बताता है आर्टिकल 35C। तो ये था फंडामेंटल राइट का एक छोटा सा व्यू जो हमने आज के इस वीडियो में देखा। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस।